क्या कर रहे हैं हम लोग? वही जो करते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक, आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स। आज करेंगे हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन अब करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है हीट इंजन। को पॉज मारिएगा। ठीक है, क्या बताया कि जैसे एक हमारा इंजन होता है। इंजन किसको बोलते हैं? अ डिवाइस विच कन्वर्ट one form of energy into another form। ठीक है ना। इंजन बोलते हैं एक डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, बहुत सारे इंजन है। इंजन जो है अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से दो तरह के एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक होता है स्टीम इंजन और दूसरा होता है पेट्रोल इंजन। ठीक है ना। और इसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंजन के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंजन। ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एंड दूसरा जो है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है ना। ये टू टाइप्स में हम लोग करते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में एग्जाम्पल आता है स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन ये इसका एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कंबशन का। ठीक है ना। इंटरनल कंबशन में आता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ठीक है ना, पेट्रोल या डीजल इंजन और हीट इंजन बात बराबर है। क्या करते हैं हम लोग? एक हमारा सोर्स है, पहले इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं हीट इंजन का। एक छोटा सा डेफिनेशन क्या बोला है कि द इंजन which convert heat energy into mechanical energy, in a reversible process after completing one cycle। ठीक है ना, वन साइकिल। जब एक साइकिल वो कंप्लीट करता रिवर्सेबल में, यानी कि जब फॉरवर्ड होता, रिवर्सेबल का मतलब तो जानते हैं, जो एक स्टेज इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जाता है और फिर फाइनल स्टेज से फिर वापस इनिशियल स्टेज में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। और जब ये पूरा कंप्लीट करता तो वन साइकिल हो जाता है। ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में याद होगा हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस का एक ग्राफ बनाया था, एक्सपेंशन का ऊपर से और कंप्रेशन का नीचे से। तो कितना हीट एनर्जी को, जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस करता तो एक इंजन है हीट इंजन, कितना एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम बोलते हैं हीट इंजन।
एक डायग्राम दे रखा है, जो हीट इंजन है वो कितने पार्ट्स है, कितने कंपोनेंट्स है और कैसे वो काम करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। क्या दे रखा है, ये एक हमारा सोर्स है, इसको हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है ना। और इसका जो यहाँ से हीट लेता है, जो एक सिस्टम, वर्किंग सिस्टम होता है, वो हीट लेता है। इसका जो हीट है Q1 से दिखाते हैं, इसका टेम्परेचर T1 से दिखाते हैं। एक वर्किंग पार्ट होता है, यहाँ पे वर्किंग पार्ट होता है, वर्किंग पार्ट। इस पार्ट में जब हीट आता है तो ये सिस्टम वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग पार्ट है, ये वर्क डन करता है, ठीक है ना। इसका जितना एनर्जी लिया, उससे जितना एनर्जी को लेकर यूज़ करके काम किया, वो काम कर लेता है। बाकी जो एनर्जी बच जाता है वो नीचे जो है ना, एक यहाँ पे सिंक है, सिंक है, इसमें डाल देता है। बाकी जो हीट Q2 इसमें आ जाता है। इसका टेम्परेचर T2 होता है, इसको हम लोग कोल्ड होता है। कुछ बात समझ में आई है। एक हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसका टेम्परेचर T1 है, उसके अंदर एनर्जी जो है हीट Q1 है। ये हॉट होता बहुत, इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हॉटनेस होता है। इससे जो हीट जो है, इस एक वर्किंग पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग सप्लाई करते हैं। ये वर्किंग पार्ट जो है ना, पूरा उसी तरह से टरबाइन सिस्टम है। ये टरबाइन सिस्टम है, जब इसको हीट देंगे ना तो ये पूरा अपना वर्क करेगा। वर्क करने के बाद जितना एनर्जी उसने लिया था और जितना एनर्जी को लेके यूज़ कर लिया, जो बाकी बचा वो दोबारा वो सिंक में डाल देता है। सिंक वो होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है और Q2 उसमें हीट जाता है। कोल्ड पार्ट भी होता है। ये जो वर्क डन होता है ये कितना होता है, Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। ये जितना यहाँ से सोर्स का एनर्जी लिया है और कितना सिंक में डाला एनर्जी को, और जितना का डिफरेंस है उतना ही एनर्जी से वर्क डन किया, उतना वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द हीट इंजन क्या क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस करते हैं ये, ठीक है ना। आगे चले हम लोग। ये बताया क्या कि ये जो हमारा इंजन है, इनका सबका अपना अपना रोल है। जैसे ये सोर्स है, सप्लायर ऑफ हीट है, सिंक है, एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, और ये वर्किंग पार्ट है, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। क्या बताए कि जितना भी कोई भी इंजन हो, जब भी कभी एनर्जी लेगा, वो जितना भी पूरे के पूरे एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी तक कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जो 100% एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस एनर्जी का, हीट एनर्जी का इफ़िशियंसी कितना है, इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं। तो अगला हेडिंग है इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। मिटा दे इसे। इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। क्या बताया, इफ़िशियंसी को एटा से दिखाते हैं, टोटल आउटपुट एनर्जी अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी। ठीक है, हमने जितना एनर्जी दिया उसका कितना हमें आउटपुट मिला है। आउटपुट को यहाँ पे बोलेंगे हम लोग वर्क डन अपॉन इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी। वर्क डन को हम लोग W से दिखाते हैं और इनपुट एनर्जी को Q1 से दिखाते हैं, क्योंकि इनपुट तो सोर्स से लेते हैं हम लोग, तो ये इस तरह से लेते हैं। तो ये W जो है Q1 माइनस Q2 के बराबर है अपॉन Q1।
लिखा था ना, डायग्राम में दिखाया था Q1 माइनस Q2। तो ये अगर इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा हीट इंजन का। यानी कितना एनर्जी Q2 है यानी सिंक में डाल दिया और कितना सोर्स से लिया, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। जब इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो जाहिर है ये 1 से कम आएगा, 100% नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है हीट इंजन जो 100% एफिशिएंसी रखता है, ठीक है ना। नो हीट इंजन हैज़ efficiency of 100%, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या बताया, द मैक्सिमम efficiency of heat इंजन का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है 14 to 16%। कितनी बात सुनी, 14 to 16%, यानी कि 14 से 16% तक ही है, बाकी सब सिंक में चला जाता है। ऐसे ही दे रखा है आगे, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, द मैक्सिमम efficiency of petrol engine वो है 26%। the maximum efficiency of डीजल इंजन का एफिशिएंसी है 40%। आगे एक दूसरा इंजन आता है, जैसे अभी हम लोगों ने हीट इंजन किया था, कार्नट नाम है एक साइंटिस्ट का, कार्नट इंजन। अगला करने जा रहे हैं हम लोग कार्नट इंजन। कार्नट इंजन में देखते हैं क्या है, ये देखते हैं इसको। कार्नट इंजन, ये इंजन जब डेवलप किया है 1824 में, नाम है साइंटिस्ट का शादी कार्नेट, ठीक है ना। एसेड या शादी कार्नेट ये नाम है। 1824 में ये इसने इंजन को एक्सप्लेन किया है। ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है, साइक्लिक प्रोसेस का एक थ्योरेटिकल आइडिया दिया है कि कैसे एक हम लोग, जिस तरह से हीट इंजन में बताया था ना, सोर्स से लेता है सिंक में डालता है, ऐसे ही ये कार्नेट ने भी एक थ्योरेटिकल आइडिया दिया है कि कैसे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होता है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें कैसे कैसे वर्क डन होता है, उसका एक रिलेशन भी डराइव करके दिया, एफिशिएंसी भी है। तो देखते हैं कैसे उन्होंने पहले अरेंज किया है। क्या बताया है कार्नेट ने कि एक हम लोग सोर्स लेते हैं, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर T1 है, ये सोर्स कहलाता है। जैसे हीट इंजन का किया सेम वही सी को एक्सप्लेन किया। ये एक हमारा ये स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड। फिर एक हमारा ये सिंक है, इसका 2 टेम्परेचर है, T2 है सिंक का, ठीक है ना, T2 टेम्परेचर है। एक इसका वर्किंग का सिस्टम है इसका, ये ठीक है ना, ये इसका गैस है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसको, ये इसके अंदर एक आइडियल गैस है। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा।
हीट अगर एब्जॉर्ब कराएंगे यानी हीट निकालेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होने लगेगा। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार सोर्स पे रखा गया, तो जब सोर्स पे रखेंगे इस तरह से, सोर्स वाले कंटेनर पे रखेंगे इस तरह से, कितनी बात सुन में, तो ये जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 जो ना टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्सपेंड कर जाएगा थोड़ा, ठीक है ना, ये वर्क डन होगा यहाँ पे। कितनी बात सुनिए, एक्सपेंड करेगा, जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो सिस्टम के अंदर हीट आएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट आएगा, और हीट आने के बाद वो जो हीट लेगा एब्जॉर्ब करेगा, उसका प्रेशर की वजह से पिस्टन जो ना मूव करेगा, वर्क डन होगा। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो ये जो है क्या होगा, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा होगा, ठीक है, आइसोथर्मली। ये हम लोगों ने पहले इधर लेके आए थे, ठीक है ना, ये हम लोग पहले इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रखा है इसको, आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा, थोड़ी देर के बाद वापस इसी इंसुलेटेड स्टैंड पे लेके चले जाएंगे, वापस इसी इंसुलेटेड स्टैंड पे चले जाएंगे। कितनी बात सुन में, ये इंसुलेटेड है, ना हीट लेगा ना देगा, ये इंसुलेटेड है। जब ये वापस यहाँ जाएगा, ध्यान से सुनिए, तो क्या होगा कि ये पिस्टन जो मूव कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था यहाँ रखे वक्त, तो उस वक्त जब इसको वापस रखेगा तो वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा होगा इनर्शिया की वजह से। जैसे इस पर रखा था, नीचे से हीट मिला, पिस्टन ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर आइसोथर्मली जा रहा, क्योंकि हीट मिल रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा, वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम। अब थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा से ये जो सिलेंडर का वर्किंग सब्सटेंस है वो वापस इंसुलेटेड स्टैंड पे आ गया, तो वो ऊपर जा रहा था, तो अभी भी वो ऊपर जा रहा होगा इनर्शिया की वजह से, अभी भी ऊपर जा रहा होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, मगर उसको तो हीट मिल नहीं रहा है, एनर्जी मिल नहीं रहा है, वो तो इंसुलेटेड स्टैंड पे है। तो जब हीट देंगे नहीं तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होने लगेगा। कितनी बात सुनिए, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, यानी उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंड हो रहा होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा, थोड़ी देर के बाद वो फिर जाकर रुक जाएगा। कितनी बात सुन में, थोड़ी देर के बाद वो एक जगह जाकर रुक जाएगा, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, इधर देखिए, ठीक है, सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, सिलेंडर है, वो इधर आ जाएगा। कितनी बात सुन में, जब ये इधर जाएगा तो ये टेम्परेचर T2 बहुत कम है, T2 इज़ मच मच लेस दैन T1, T2 इज़ मच लेस दैन T1, ठीक है ना, ओहो गला साइन लगा, ठीक है ना, ये इस तरह से, तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है। अब इसके अंदर तो हीट इसने लिया था तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, जैसे इस पर आएगा ये सिंक जो है ना टेम्परेचर लेने लगेगा, यानी सिंक इसमें से हीट इसके अंदर जाने लगेगा इस वर्किंग सब्सटेंस से। अब जब इसके अंदर जाएगा तो टेम्परेचर यानी हीट कम होने लगेगा, टेम्परेचर घटने लगेगा, तो पिस्टन कंप्रेस होने लगेगा। पिस्टन कंप्रेस होगा तो हल्के हल्के वो कंप्रेस हो रहा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, कंप्रेशन वर्क डन हो रहा होगा, नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा। कितनी बात सुनिए, फिर वो एक सर्टेन टाइम के बाद नीचे आते आते ये आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा होगा, क्या आइसोथर्मली हल्के हल्के वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद फिर ये वापस यहाँ से इसी जगह पे आ जाएगा। लेकिन जब ये इस पे आएगा तो वो पिस्टन नीचे जा रहा था, अभी भी थोड़ा नीचे जाएगा, जाता रहेगा, इनर्शिया की वजह से नीचे जाएगा। लेकिन इस वक्त चूँकि हीट बाहर जा नहीं रहा है, हीट बाहर नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा फर्दर कंप्रेशन की वजह से वो एडियाबेटिक वर्क डन हो रहा होगा, एडियाबेटिक वर्क डन होगा। फिर एक सर्टेन लिमिट तक वॉल्यूम तक घटते घटते एक सर्टेन पे आ जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर वापस ये इस पे आ जाएगा, ऐसे ही वो फिर आइसोथर्मली एक्सपेंड करता रहेगा, एक सर्टेन वर्क डन होगा आइसोथर्मल, फिर वो उसको वापस ले जाके वो एक्सपेंड करता रहेगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, फिर वो यहाँ लाएंगे, कूल होता रहेगा, कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन चलेगा, सर्टेन तक वो कंप्रेस होगा, फिर उसके बाद जब यहाँ लेके रखेंगे वापस तो फिर वो कंप्रेस होता रहेगा इनर्शिया की वजह से।
वो भी एडियाबेटिक कंप्रेशन चलेगा। तो क्या समझ में आया कि एक जब पूरा ये साइकिल करता है, एक साइकिल में क्या होता है कि ये यहाँ पे है, अभी हमने 0 माना, एक बार इस पर आएगा, ये एक्सपेंड हो रहा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा, फिर ये वापस जब यहाँ रखेंगे तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा होगा, वापस इस पे रखेंगे, सिंक पे रखेंगे तो ये कंप्रेशन हो रहा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर वापस इसको इसी स्टैंड पे लाएंगे तो अभी भी कंप्रेशन हो रहा होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा होगा, और ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। कितनी बात है। तो कार्नट ने इसको एक्सप्लेन किया है, कार्नट इंजन में, कि एक इंजन अगर हम लोग बनाते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस करता है, तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ से प्लॉट करें, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि पीवी ग्राफ कैसे इसको एडियाबेटिक आइसोथर्मल चलेगा ये। ठीक है, ये हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम ग्राफ है। ये जो है ना पूरे 4 स्टेप्स है, इस पे पूरे में 4 स्टेप्स है। तो कार्नट साइकिल के जो 4 स्टेप्स है उसको मैं डिटेल करूँगा, लेकिन पहले मैं ग्राफ से समझाता हूँ। पहला जो स्टेज है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ इंसुलेटेड में, तो ये इसका ये ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे P1 V1 T1 है इसका कंडीशन। इस वाले पे जब रखे थे तो इस वक्त प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। जब इस पे रखेंगे तो ये जो है ना उस सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये T1 है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा। जब आइसोथर्मल एक्सपेंड करेगा तो हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंड करेगा ये, ठीक है ना। एरो देखिए क्लॉकवाइज है, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे प्रेशर जो है ना P2, वॉल्यूम जो है ना V2 होगा, मगर टेम्परेचर T1 ही रहेगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। पीछे लोगों को दिख रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, टेम्परेचर T1 ही रहेगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। कितनी बात सुन में। अब इसके बाद क्या बताया कि यहाँ पे जब ये एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों ने वापस इस वर्किंग सब्सटेंस को, सिस्टम को यहाँ लाया गया। जब यहाँ लाएंगे तब भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, लेकिन वो एडियाबेटिक हो रहा होगा। तो वो जब एडियाबेटिक होगा तो एक्सपेंशन तो हो रहा है मगर एडियाबेटिक हो रहा है। कितनी बात सुन में। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, एडियाबेटिक हो रहा है। ये सी पॉइंट आ गया ये, ठीक है ना। और सी पे पॉइंट पे क्या आ गया, P3 V3 T2 आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये। आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया एक स्टेप। फिर जब इस पे ले जाके देंगे तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेके आ जाएंगे इसको डी पे। कंप्रेशन में एरो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं। यहाँ पे जो वॉल्व प्रेशर होगा P4 V4 T2 टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये जो कंप्रेशन हो रहा है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, तो जितना वहाँ टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहाँ पे है। कितनी बात सुन में। आगे बताया क्या कि इसके बाद जब हम लोग दोबारा यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठा के इस पे रखें तो कंप्रेशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन कंटिन्यू रखेगा तो क्या होगा, फर्दर कंप्रेशन होगा। और जब फर्दर कंप्रेशन होगा तो वो सिस्टम जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है इस तरह से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। जब ये इस पे रखेंगे तो कंप्रेशन होगा तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ये, मगर यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, ठीक है ना। और एडियाबेटिक जब कंप्रेशन हो रहा था तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में P1 V1 T1 दोबारा से टेम्परेचर उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। आगे चले, पीछे चले। यहाँ पे जो है
इस वाले सेक्शन में ए टू बी तक जब जा रहा था तो ये सिस्टम जो है ना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। Q1 हीट एब्जॉर्ब किया उसने, ठीक है ना। आगे चले, ये ए टू बी जब जा रहा था तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता, उस वक्त उसने सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब किया था और ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो B2C था ये एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे जब C2D जाएगा, यहाँ पे देखिए C2D जाएगा तो ये सिस्टम जो है ना हीट रिलीज करता है सिंक के अंदर Q2। जब ये इस पे रखते हैं तो इसका जो है इसका हीट इसमें जाता है तो सिंक के अंदर हीट जाता है। कितनी बात समझ में आई? सिंक के अंदर हीट जाता है Q2 और ये हमारा कहलाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन है ये C2D। बात समझ में आ रही है? और D2A जब जाता है तो ये हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। कितनी बात सुन में? तो ये पूरा जो है ना एक ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से कार्नट साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये जो है इसका एक ही साइड है, ये इंसुलेटेड है, ये पूरा सिर्फ यही जो है ना कंडक्टिंग वाला है, ये जो है ना कंडक्टिंग सरफेस है। जैसे इस पर रखेंगे तो इससे हीट आएगा जाएगा, बाकी सबसे नहीं जाएगा। ऐसे इसमें भी वैसे ही है, ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है कंटेनर का और एक ही सेक्शन ऐसा है जिससे हीट का आना जाना लगा रहेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया ये। अब इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में जो वर्क डन हुआ है पूरे साइकिल में कितना, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, तो रिवर्सेबल कितना वर्क डन हुआ है उसका हम लोग रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने आइसोथर्मल वर्क डन, एडियाबेटिक वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है वर्क डन का। अब हम लोग खाली उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करने जा रहे हैं, इस वाले डायग्राम को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब उससे हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसे मिटाते हैं। कार्नट इंजन जो है ये 4 स्टेज पे है। इट इज़ कार्नट साइकिल, इसको हम कार्नट साइकिल को साइकिल कर लेते हैं। अब कार्नट साइकिल इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप में क्या हो रहा है? स्टेप 1, the system expanding in first step, the system is expanding isothermally, expanding isothermally from A, P1, B1, T1 to B, P2, B2, T1, and heat Q1 is absorbed
and W1 is work done. W1 is work done. यानी ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, तो ये W1 वर्क डन हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की वजह से हीट एब्जॉर्ब कर रहता है, ठीक है ना। तो जो हीट एब्जॉर्ब किया है इसको हम लोग W1 को इस तरह से दिखाते हैं, ये हमारा वर्क डन है। वर्क डन कितने के बराबर, जितना उसने हीट एब्जॉर्ब किया है, तो हीट कितना एब्जॉर्ब किया Q1, हम लोग दिखा रहे ना, ये Q1 हीट एब्जॉर्ब किया है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT1 log E V2/V1, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया। देखिए nRT टेम्परेचर लॉग, हम लोग इसको हमने लॉग ई को हटा के यहाँ पे लिखा था 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2/V1। V2 मतलब ये फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये वर्क डन हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा आइसोथर्मल में, ठीक है ना। तो ये हमारा W वर्क डन होता है, इतना हीट एब्जॉर्ब किया, और ये हीट की वजह से जो आइसोथर्मल वर्क डन है nRT1 जो टेम्परेचर है वहाँ पे log E यानी नेचुरल लॉग, और फाइनल वॉल्यूम V2/V1। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरिया अंडर, यहाँ पे हमें लाइन और खींचने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ लाइन, यहाँ पे कुछ लाइन, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे लाइन खींच लेते हैं। एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक यहाँ से लाइन खींचेंगे, और एक यहाँ से लाइन खींचेंगे हम लोग, और एक जो लाइन है यहाँ से खींचेंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन रहे। यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते, देखिए ये यूज़ कर लेते हैं E, और यहाँ F, और यहाँ पे ले लेते हैं GH, ठीक है ना। घर पे फिर से जाके बना लीजिएगा। एरिया अंडर ये जो है ना वर्क डन, तो ये क्या होगा, ये देखिए ABEF, ये फिगर लेंगे हम लोग। तो एरिया अंडर लाइन कर्व ABEFA, ये इस वाले हम लोग बोला था ना एक्सपेंशन होता है तो पूरे लाइन के अंडर में जितना एरिया आता है वो सब वर्क डन कहलाता है। तो ये हम लोग ने वर्क डन ऐसे निकाल सकते हैं, रिलेशन फॉर्मूला है, ये एरिया के टर्म में है, ये हीट ऑफ वर्क डन इस तरह से है। ये पॉजिटिव वर्क डन है ये, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना, एक्सपेंशन के। तो ये तो स्टेप 1 में हुआ, ठीक है। ऐसे ही स्टेप 2 में क्या हो रहा है हमारा, स्टेप 2 में लेते हैं हम लोग। स्टेप 2, अब यहाँ से B to C जा रहा सिस्टम, ठीक है ना। इन स्टेप 2 सिस्टम एक्सपेंड्स adiabatically from B to C, ठीक है ना। एंड द वर्क डन इज W2। See, in step 2 system expands adiabatically from B का जो पैरामीटर्स है वो P2 V2 T1 to C P3 V3 T2, and the work done is W2। कितनी बस में ये वाला पैरामीटर से, तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, एडियाबेटिक सिस्टम चल रहा है ना, तो एडियाबेटिक हो रहा। तो
सो वर्क डन कितना होगा, W2 इज इक्वल टू एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है ना, ये एडियाबेटिक वर्क डन हो गया। बात समझ में आ रही है। हम लोग T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 एडियाबेटिक था ना वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस भी ले रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस कितने ले रखे हैं, तो ये NR T1 माइनस T2, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हुआ है T1 माइनस T2, और फिर अपॉन गामा माइनस 1। कितनी बात सुन में, तो ये दूसरा स्टेज हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। ये आगे चले, आप लोग पास लिख के रखिएगा, इसका एरिया लिख लूँ, इसके अंडर में एरिया कितना है, एरिया अंडर द कर्व, ये देखिए B C G E फिर B, ठीक है ना, ये B C G E B, इसमें इतना वर्क डन हो गया, एडियाबेटिक वर्क डन। ठीक है ना, ये लिख के आप लोग रखिए, क्योंकि बाद में इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे। ठीक है ना, आगे दे रखा इन थर्ड स्टेप, इन थर्ड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखिए, द सिस्टम is compressed from C P3 V3 T2 compressed isothermally from C P3 V3 T2 to D P4 V4 T2। ठीक है ना, ये आइसोथर्मली कंप्रेस्ड हो रहा है और ये इसके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, द वर्क डन इज नेगेटिव W3 और Q2 इज amount of heat or amount of heat Q2 is released in sink। यहाँ पे जो Q2 है, ये हम लोग दिखा था ना, Q2 ये सिंक में जा रहा है, वो जो हम लोग टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था कर्नट का, उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका रिलेशन लिखते हैं, -W3 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं हम लोग, -Q2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये कंप्रेस्ड हो रहा है तो -nRT2 log E। ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं है, log E V4 अपॉन V3, ये फाइनल अपॉन इनिशियल, तो यहाँ वॉल्यूम V4 हो रहा है और इनिशियल वॉल्यूम V3 था। ठीक है ना, लेकिन इस माइनस को अगर हम लोग अंदर ले जाएंगे, ये याद होगा हम लोगों ने जब ड्राइव किए थे, तो log A V3 माइनस log A V4 ऐसे लिखा होगा। बात समझ रही है, ब्रैकेट में आता था ये, जहाँ पे हम लोगों ने ड्राइव किया था, ये ऐसे था हमारा, log E V4 माइनस V3, सॉरी log, ये एक था, ऐसा था log A V3 था, तो हम लोग log कॉमन लेके V4 अपन V3 ऐसे किया होगा। ये वहाँ पे हम लोग किया, जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है, अगर इस माइनस को शिफ्ट कर दे अंदर, तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये प्लस में हो जाएगा। ये कुछ बात सुन रही, तो अब ये प्लस में है तो ये ऊपर चला, पहले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा। तो जब हम लोग इसको माइनस को हटाएंगे, ठीक है ना,
तो ये हम लोग लिख सकते हैं nRT2 log A V3/V4। कुछ बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने इस माइनस के साइन को हटा दिया, ठीक है ना। आगे चले हम लोग। ये कंप्रेशन वर्क डन है, आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा है, ठीक। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में चलते हैं। इन स्टेप 4 द सिस्टम इज compressed adiabatically from D P4 V4 T2 to A P1 V1 T1, ठीक है ना, एडियाबेटिकली। ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ पहुँच गया और टेम्परेचर भी चेंज हो गया इसमें। द वर्क डन इज W4। कितनी बात सुन में। और अब इस W4 को हम लोग दिखाएंगे कैसे, एडियाबेटिक वर्क डन के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ रह गया, यहाँ पे दिखा सकते एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे लिख सकते ये W2 का एरिया अंडर द कर्व, ये आ जाएगा CGH DC। ये ऐसे आके ऐसे नीचे वाला, इसके अंडर में जितना एरिया था वो आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से मिटाते चलो थोड़ा सा, वो आपके कॉपी में सब है, वो हम लोग बाद में नोट कर लेंगे। हम क्या दे रखा है इसके बाद इसमें W4 का, W4 इज इक्वल टू, ये कंप्रेशन वर्क डन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -NR गामा -1, और ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब भी कभी हम लोग का वर्क डन करते हैं एडियाबेटिक, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, इनिशियल कितना था, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल माइनस, जैसे पहले वाले में क्या था, T1 माइनस T2, तो T1 यहाँ था इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे T2 था, तो T1 माइनस T2 NR अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 था। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल कितना होगा। अब यहाँ पे इनिशियल कितना होगा T2, फाइनल कितना होगा T1, ठीक है ना। T2 माइनस T1 गामा -1, लेकिन ये माइनस में वर्क डन है क्योंकि ये कंप्रेशन चल रहा है, ये कंप्रेस्ड हो रहा होगा। तो दोबारा से जब हम लोग इसको माइनस से लेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, ये कंप्रेशन वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है ना। एरिया अंडर द, अगर लेंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, क्या, DHFAD, ठीक है ना। कितनी बात में लिख सकते हैं उसको। आगे चलते हैं, क्या बताया, नेट वर्क डन कितना हुआ, ये पूरा जो हुआ है नेट वर्क डन कितना हुआ। W इज इक्वल टू W1 एक्सपेंडिंग वर्क था, W2 ये भी एक्सपेंशन वर्क था, दोनों पॉजिटिव आएगा, और कंप्रेशन वर्क था W3 W4, ये कंप्रेशन वर्क था, ठीक है ना। यहाँ पे W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं कि W2 और W4 दोनों सेम है, W2 और W4 दोनों सेम है। Here W2
एंड W4 आर इक्वल, देखिए इक्वेशन में देखिए वो भी एन आर T1 माइनस T2 है अपॉन गामा माइनस 1 है W4, और W2 भी यही फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, T1 माइनस T2 एन आर गामा दोनों, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे, ये W4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, वर्क डन इज इक्वल टू W1 माइनस W3, ठीक है ना। W1 में क्या हुआ है, हीट जो है, देखिए W1 जब हो रहा प्रोसेस तो इसमें जो है ना हीट इन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और W3 में हीट जो है ना बाहर रिलीज कर रहा है, W3 में हीट बाहर रिलीज कर रहा है Q2। तो नेट वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है जो हम लोग यूज़ करके निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, इफ़िशियंसी का रिलेशन निकाल लेते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है ना। आज तो मैं फंसी गई खदीजा, आज तो मैं फंसी गई, ठीक है ना। यहाँ एफिशिएंसी कर देंगे, काम खत्म, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, जो बचेगा ऐसी हल्के फुल्के चीज़ें हैं। अब हम लोग निकालते इफिशियंसी। इफिशियंसी एटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W अपॉन Q1, यह है ना हमारा, कितना हम लोगों ने वर्क डन किया है, ये समझ में आ गया। ये एक रिलेशन हम लोग डराइव कर लिया, ये पूरा ग्राफ बनाकर कार्नट साइकिल में हम लोग देखा है, कार्नट ने एक्सप्लेन किया है कैसे हीट इंजन काम करता है, और उसका हम लोग ग्राफ दिखाया कि कहाँ पे आइसोथर्मल कहाँ एडियाबेटिक होता है। फिर हम लोग ने रिलेशन निकाला कि नेट वर्क डन जो है Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है, तो ये इस तरह से हम लोग निकाल दिया। अब हम लोग इफ़िशियंसी भी निकाल के दिखाते हैं। इफ़िशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी एटा इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। आउटपुट यानी वर्क डन कितना हुआ और इनपुट कितना हो गया, अब बगुला के अंदर खा लो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है ना। इसको सेपरेट करेंगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। जो वर्क डन किया था, ये Q2 का वर्क डन का जो थर्ड वाला हिस्सा, देखिए वर्क डन का क्या रिलेशन है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। एटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 का वैल्यू दे रखा nRT2 log A V3 अपॉन V4, ये ऐसे लिखा हुआ है, और Q1 का वैल्यू है nRT1 log A V2 अपॉन V1, ये है ना, ये Q2 जो वर्क डन किया था ना, ये आगे दे रखा है। इसमें क्या बताया कि जो स्टेप 2 है, यहाँ पे देखिए B2C जाता है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और यहाँ से जो वॉल्यूम है V2 से V3 तक चेंज हुआ है, और टेम्परेचर भी चेंज हुआ T1 से T2 तक, ठीक है। तो इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हो रहा है, हम लोग रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है ना। सो इन स्टेप 2 the system expand adiabatically, ठीक है ना। ये सिस्टम जो है ना एक्सपेंड कर रहा है एडियाबेटिकली, तो इसमें जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है T1 V2 गामा माइनस 1। देखिए यहाँ से सिस्टम जो है ना एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V2, और ये C पे गया तो यहाँ टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V3, तो इसको इक्वल करेंगे T2 V3 गामा माइनस 1, ये इक्वेशन 1 ले लेते यहाँ के हिसाब से, ठीक है ना। एडियाबेटिक की वजह से हम लोगों ने ये टेम्परेचर वॉल्यूम गामा, ये एडियाबेटिक रिलेशन लिखा है, ऑलरेडी हम लोग डराइव कर रखा है। इसी तरह से स्टेप 4 में ये भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, ठीक है ना। इन स्टेप 4 द सिस्टम इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली,
ये कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ से जो है ना, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ V4 है वॉल्यूम, V4 P4 T2 टेम्परेचर है, और यहाँ P1 V1 T1 टेम्परेचर। तो सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद वॉल्यूम जो है ना V1 हो जाता है, टेम्परेचर T1 हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1, यहाँ पे जो जा रहा फाइनल पे, ये हम लोग इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें साइन का कोई रोल नहीं है। जैसे इधर लिखा था यहाँ लिख दिया था, तो हम लोग T1 को टर्म को इधर ले लेते हैं लेफ्ट में, T1 V1 गामा -1, और ये यहाँ से गया है तो लिखेंगे T2 V4 गामा -1, ये यहाँ से यहाँ तक गया है सिस्टम, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं, कितनी बात समझ में आई। अब क्या बोलेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए ये T1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो V2 गामा -1 अपॉन V1 गामा -1, गामा -1 को एक साथ कॉमन कर लेंगे तो V2 अपॉन V1 गामा -1, ये इधर हो गया, और इधर भी T2 कैंसिल हो जाएगा, V3 V4 गामा -1, इसका भी हम लोग का रिलेशन लिख लेंगे, कॉमन गामा -1 कर लिया। कितनी बात सुनिए, ये जो पावर है ये सेम है, तो पावर कैंसिल कर सकते हैं, जो भी नंबर है पावर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पावर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते, दिस ऑल्सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, ये हमें इससे सेम पावर था तो पावर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या बताया कि हम लोग ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, V2 अपन V1 को V3 अपन V4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो V3 अपन V4 को V2 अपन V1 डाल देते हैं ऊपर में, इसका इक्वेशन नंबर अभी 0 ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V3 upon V4 as V2 upon V1 in above equation, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, V3 अपन V4 की जगह पे V2 अपन V1 डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब V2 अपन V1 डालेंगे तो क्या होगा, ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं ज़रा मिटा देता हूँ उसको, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से जब हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एटा इज इक्वल टू 1 माइनस NR T2 log V2 अपन V1 आ गया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया वहाँ से, अपॉन NR T1 log V2 अपन V1, ठीक है। ये log V2 अपन V1 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस दोनों में सेम है, R गैस कांस्टेंट सेम है, तो एटा जो होगा 1 माइनस T2 अपन T1 आ जाएगा, ठीक है ना, T2 अपन T1 आ जाएगा। क्या समझ में आया कि ये इफ़िशियंसी का एक फॉर्मूला आ गया कि ये जो कार्नट हीट इंजन है या कार्नट इंजन है उसकी इफ़िशियंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखा, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखा। तो यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्नट इंजन in term of इक्वेशन ऑफ इफिशियंसी कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ कार्नट इंजन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है ना, टेम्परेचर के टर्म में ये रिलेशन आ गया। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग एक ये तो हम लोग ग्राफ था, और एक याद होगा कि हम लोगों ने इधर लिया था, एक सोर्स लिया था, ठीक है ना, ये सोर्स था, ये हमारा स्टैंड था, ये सिंक था, है ना, जो ग्राफ हम लोगों ने मिटा दिया। तो इसका टेम्परेचर T1 था, ये T2 था, ठीक है, और ये हमारा वर्किंग एक सिलेंडर था, वर्किंग सिलेंडर था ये कितनी बात सुन में। तो क्या बताया कि इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर ये T2 T1 है, क्या बताया कि ये जो सिस्टम वर्क करेगा ये सिर्फ इस टेम्परेचर यानी सोर्स के टेम्परेचर पे और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसका एफिशिएंसी। ये डिपेंड नहीं करता कि इस सिलेंडर में जिसको हम लोग गैस ले रहे हैं, कोई भी गैस लेंगे, एक्सपेंड करेगा, कंप्रेस करेगा, तो किस तरह का गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस हो, कार्नट इंजन जो की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ठीक है ना, इस गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एक पॉइंट ये दे रखा है, द एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर or type of the gas used for working cylinder, used in वर्किंग सिलेंडर। इस सिलेंडर वर्किंग सिलेंडर में कौन सा गैस है इस पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है ना, कोई भी गैस लो सबके लिए वही चीज़ है। और दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ओनली, ठीक है ना, ये ऑन कर रखा ना, देखिए तो, ठीक है ना। तो ये दो नेचर दे रखा है, ये जो हमें मिला कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है, सिंक का टेम्परेचर कितना है, इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया कि एक चीज़ और देखते हैं कि जो अगर इफ़िशियंसी ये 1 है, 1 में से T2 माइनस T1 है, T2 जो ना सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स का टेम्परेचर है। अगर T1 ज़्यादा हो जाएगा और T2 बहुत ही कम होगा, T1 ज़्यादा हो और T2 बहुत ही कम हो, बहुत ही कम का मतलब ज़ीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी देता हो, तो ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही कम, जैसे मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री के रेंज में लेके चले जाते हैं। और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करे, सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करे, तो इसका एज ए होल वैल्यू बहुत कम आएगा, एज ए होल वैल्यू बहुत कम आएगा। समझ में बात आ रही है? इसको मैं एक वैल्यू से ये मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो होगा ख़त्म। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं, क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे ये T2/T1 है, T2/T1 है, अगर हम लोग बहुत कम लेते हैं टेम्परेचर T1 का, मान लो इसको 1 लेते हैं, ये 100 लेते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 0.01। अगर हम लोग T2 का वैल्यू 10 ले लेते हैं और इससे हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है ना, तो अब ये आ जाएगा हमारा 0.01, ये आएगा 0.1 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा वैल्यू है, ये उससे कम है। अब ये क्या, 1 में से इसको माइनस भी करना है हमें, तो 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगा, 0.99 आएगा ये, ठीक है ना। और इसमें से अगर करेंगे यहाँ पे 1 में से 0.1 करेंगे तो 0.9 ही आएगा, बस 90 आ जाएगा ये, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है ना, ये 0.90 मतलब 90 है और ये 99 है, तो ये इफ़िशियंसी ज़्यादा दिख रहा है। तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होने के लिए T2 कम होना चाहिए,
और T1 ज़्यादा होना चाहिए, या यूँ कहें कि इन दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसको हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते, दो लिमिट है, T2 को ज़ीरो नहीं कर सकते, ज़ीरो करेंगे तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। T1 को ज़्यादा कितना कर सकते हैं, इन्फिनिटी कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फिनिटी 100, 200, 500 इन्फिनिटी कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी करेंगे तब भी ये नॉट डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या बताया कि द एफिशिएंसी टू ऑब्टेन, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर शुड बी लार्जर। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, आवाज़ मेरी सुन लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने लिखा क्या, टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन द डिफरेंस इन टेम्परेचर शुड बी लार्ज। इन दोनों के टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर का, तब जाके एफिशिएंसी में ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, मतलब लो टेम्परेचर भी हम प्रैक्टिकली उसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, और T1 जो है हाई टेम्परेचर भी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो उस वक्त उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। वैसे भी हम लोगों ने दिखाया था कि जो हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 14 to 16% है, पहले भी तो बताया था हम लोगों ने। तो ये दे रखा है एक हमारा रिलेशन। आगे क्या दे रखा है, अगला करते हैं, इफ़िशियंसी का हीट के टर्म में भी हम लोगों ने रिलेशन लिखा है। हीट ऑफ द सोर्स, एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, एनर्जी रिलीज इन द सिंक, उसके टर्म में भी लिखा है। क्या लिखा है, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये मिटा दे रही है। यहाँ पे जैसे इफ़िशियंसी दे रखा है, ये ऑल्सो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी है, एक रिलेशन ऊपर कर चुके हम लोग, ठीक है ना, Q2 अपॉन Q1। सेम इंजन का टेम्परेचर के टर्म में ये एफिशिएंसी है, और एनर्जी के टर्म में, हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज के टर्म में ये, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। ये हमारा एक टेम्परेचर के टर्म में दे रखा है, तो हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज के टर्म में लिख सकते हैं, या एनर्जी के टर्म में दे रखा है तो टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है। आगे देखेंगे इसका यूज़ है आगे। कितनी बात समझ में आई, ये यहाँ पे जाके कार्नट इंजन का जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल एक डिवाइस बना के दिखाया था, ग्राफ बनाया था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्स देना चाहते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर जो हम पढ़ा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसा कोई तरीका हो या ऐसा कोई सजेशन हो, आप दे सकते हैं, ठीक है।